दोस्तों, शायद ही कोई होगा जो अपने पड़ोसियों से खुश है, चाहे उनमें हम इंसान हो, दुनिया के बड़े बड़े देश हों या फिर अंतरिक्ष की कोई गैलेक्सी ही क्यों न हो। क्योंकि सन 1925 में ही एडविन हबल ने अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से कंफर्म कर दिया था कि हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा 132 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है, जिसमें ये अपने साथ अपने बिलियंस ऑफ स्टार्स और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को भी ला रही है। और अब ये लगभग तय है कि आने वाले फ्यूचर में ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस कोलिजन की भयानक तबाही के बीच हमारी पृथ्वी और सूर्य बच पाएंगे और आखिर इंसानों का क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जैसे एंड्रोमेडा कैसे खोजी गई, इसे ये नाम कैसे मिला और आखिर ये मिल्की वे गैलेक्सी से कब और कैसे टकराने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ये नाम एंशिएंट ग्रीक की देवी एंड्रोमेडा से मिला है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे लोकल गैलेक्सी ग्रुप की लार्जेस्ट गैलेक्सी है, जो कि स्पेस में ऑलमोस्ट 2,20,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है। नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके कंपैरिजन में मिल्की वे सिर्फ 1,00,000 लाइट ईयर्स में ही फैली है, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 2 गुनी बड़ी है। इसलिए इसमें मौजूद तारों की संख्या भी मिल्की वे गैलेक्सी से कहीं ज्यादा है। जहां मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स होने की बात कही जाती है, वहीं वैज्ञानिकों को लगता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में करीब 400 बिलियन या उससे भी ज्यादा तारे मौजूद हो सकते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सबसे ब्राइट स्टार एल्फर्ड्स है, जिसे कभी कभी सिराह नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच की दूरी करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है, यानी कि अगर लाइट की स्पीड से भी पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाया जाए तो उसमें 25 लाख साल लग जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आखिर ये मिल्की वे गैलेक्सी से कितनी ज्यादा दूर है। पर आपको बता दूं कि यूनिवर्स के गहरे अंधेरों में ये दूरी भी बहुत कम है। शायद इसलिए ये गैलेक्सी अभी तक की खोजी गई मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीबी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मैसियर 31, M31 या NGC 224 नाम से भी जाना जाता है। ये गैलेक्सी भी बिल्कुल मिल्की वे की ही तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसकी एज करीब 10 बिलियन ईयर्स आंकी गई है, जो बिग बैंग होने के केवल 3.7 बिलियन ईयर्स बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी। पर उस समय इसका साइज काफी छोटा था, लेकिन समय के साथ इसने करीब 14 बड़ी गैलेक्सीज और कई छोटी छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर मर्ज करके अपने इस बड़े साइज को हासिल किया है। ये बात आपको चौंका देगी कि जिस तरह प्लेनेट के चारों ओर मून ऑर्बिट करता है, उसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के चारों ओर भी कई छोटी छोटी गैलेक्सीज लगातार ऑर्बिट करती रहती हैं, जिन्हें एंड्रोमेडा की सैटेलाइट गैलेक्सीज भी कहा जाता है। इनमें 13 ड्वार्फ गैलेक्सीज भी शामिल हैं, जिनमें ब्राइटेस्ट और लार्जेस्ट M110 हैं, जिन्हें नॉर्मल टेलीस्कोप की मदद से भी एंड्रोमेडा के ऑर्बिट में देखा जा सकता है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर की है, जिसे साल 1991 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा लिया गया था। इस इमेज में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में 2 ब्राइट स्पॉट देख सकते हैं, जिन्हें P1 और P2 नाम दिया गया है। इस तस्वीर को देखने भर से ऐसा लगता है मानो P1 एंड्रोमेडा गैलेक्सी का मेन सेंटर हो, पर ऐसा नहीं है, बल्कि P1 एक बहुत बड़ा स्टार्स का ग्रुप है, जिसका मास 10 लाख सोलर मासेस के बराबर है, जो अपनी गैलेक्सी के सबसे बड़े और मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है, जिसे इस तस्वीर में P2 से दिखाया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो ये ब्लैक होल मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए ब्लैक होल से 25 गुना ज्यादा मैसिव है। अभी तक की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर करीब 40 बड़े ब्लैक होल्स की खोज की है, पर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर छोटे बड़े कई करोड़ों ब्लैक होल हो सकते हैं, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी में भी अभी तक 10 करोड़ ब्लैक होल्स को खोजा जा चुका है। चलिए अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हिस्ट्री से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को पृथ्वी के वैज्ञानिक लंबे समय से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि शुरुआत में वैज्ञानिक इसे गैलेक्सी मानने की बजाय एक नेबुला क्लाउड मान रहे थे। ये बात आज से कुछ 1100 साल पहले की है, जब पहली बार पर्शिया के मशहूर एस्ट्रोनॉमर अब्दुल रहमान अल सूफी ने अपनी फेमस बुक द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में एंड्रोमेडा का जिक्र किया था। ये पहला ऐसा सबूत है जिसमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी का चित्र देखने को मिलता है, लेकिन अब्दुल रहमान ने इसे अपनी किताब में कोई गैलेक्सी नहीं लिखा, बल्कि उनका मानना था कि ये एक नेबुलस स्मीयर है, जिसका मतलब पर्शिया में धुंध का बादल होता है। लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉमर्स की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय टेलीस्कोप्स जैसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी, जिसके जरिए वो इस गैलेक्सी को करीब से देख पाते। यहाँ तक कि उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरा ब्रह्मांड हुआ करती थी।
ऐसे में किसी दूसरी गैलेक्सी के बारे में सोच पाना भी उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लगभग नामुमकिन सा था। साल 1764 में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मैसियर ऐसे पहले एस्ट्रोनॉमर बने जिन्होंने पहली बार एंड्रोमेडा पर रिसर्च की। वैसे मैसियर का मकसद यहाँ केवल एंड्रोमेडा पर रिसर्च करना नहीं था, बल्कि वो तो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों का एक कैटलॉग चार्ट बनाकर उन्हें नाम दे रहे थे, जिसमें चार्ल्स मैसियर ने एंड्रोमेडा को मैसियर 31 नाम दिया और आज भी ज्यादातर वैज्ञानिक एंड्रोमेडा को मैसियर 31 ही कहते हैं। इसी दौरान सन 1764 में ही एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर साइमन मैरियस ने भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की। ये पहली बार था जब टेलीस्कोप की मदद से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ऑब्जर्वेशन की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी साइमन ने इसे एक नेबुला क्लाउड ही कहा। इसके बाद वो समय भी आया जब आइजैक रॉबर्ट नाम के एक फोटोग्राफर ने ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार 1987 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तस्वीर ली, जिसे आप अभी देख रहे हैं। और अब जैसे जैसे वैज्ञानिकों की एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रुचि बढ़ती जा रही थी, अब वैज्ञानिक समझने लगे थे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ कुछ ऐसा है जिसे अभी भी वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे। सन 1920 तक तो दुनिया भर में ये सवाल उठने लगे थे कि शायद एंड्रोमेडा भी एक दूसरी गैलेक्सी है। उस समय इस बात को इसलिए नहीं माना जा रहा था क्योंकि उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक मिल्की वे को ही पूरा यूनिवर्स मानते थे। लेकिन इसी दौरान सन 1925 में एडविन हबल ने एंड्रोमेडा की सेंटर के करीब एक खास तरह के तारे की खोज की। इस तरह के तारों को सेफिड वेरिएबल कहा जाता है। ये एक खास तरह का तारा होता है जो एक डिफाइंड स्टेबल टाइम पीरियड में अलग अलग तरह की वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट करता रहता है, जिसकी मदद से हम अपनी और उस सेफिड वेरिएबल स्टार के बीच की दूरी को काफी प्रिसाइजली मेजर कर पाते हैं। जिसके बाद एडविन हबल ने भी वही किया, और जब हबल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद सेफिड वेरिएबल स्टार की मदद से पृथ्वी और उसके बीच की दूरी को निकाला तो वो दूरी करीब 2 मिलियन लाइट ईयर्स थी, जिस पर शुरुआत में तो हबल को भी बिलीव नहीं हुआ क्योंकि उस समय अर्थ और एंड्रोमेडा के बीच की दूरी को 18 से 20,000 लाइट ईयर्स माना जाता था। पर एडविन हबल ने कैलकुलेशन से ये साबित कर दिया था कि एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद कोई नेबुला क्लाउड नहीं है, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर एक अलग और बहुत बड़ी गैलेक्सी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसको देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि शायद इसका मास भी मिल्की वे से ज्यादा ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है और उसमें मिल्की वे गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से लेस मैसिव यानी कि हल्की है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का करीब 95% पार्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, और ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमेशा यूनिवर्स के हर एक कोने में मौजूद हैं, जहां पर इनका काम ग्रेविटी की तरह किसी गैलेक्सी को बांध कर रखना होता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि गैलेक्सी के सभी स्टार्स और दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी से स्टेबल करने का काम तो गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल का होता है। तो अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर सिस्टम में सन का मास 98% है और केवल 2% मास से ही दूसरे सभी प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड जैसे ऑब्जेक्ट बने हैं, और इसी कारण सन की मैसिव ग्रेविटी सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स को लगातार अपने ऑर्बिट में बनाए रख पाती है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल मौजूद है उसका मास पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के मास का केवल 2% ही है। तो अब आप सोचिए कि क्या 2% मास के साथ ये ब्लैक होल इतनी ज्यादा ग्रेविटी क्रिएट कर पाएगा कि वो गैलेक्सी में मौजूद सभी बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में लगातार स्टेबल रख पाए। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैज्ञानिकों को भी जब इसके बारे में पता चला तो वो भी समझ गए थे कि ग्रेविटी के अलावा भी यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज है जो इन बड़ी गैलेक्सीज को स्टेबल रखती है और एक्स्ट्रा ग्रेविटी की तरह काम करती है। ये कुछ और नहीं बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही है। जहाँ पर डार्क मैटर का काम बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को स्टेबल रखना होता है, वहीं डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। सन 2019 में हुई एक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि भले ही मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से छोटी हो, लेकिन हमारी गैलेक्सी के अंदर इस डार्क मैटर की मात्रा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से ज्यादा है, जिसके कारण ही मिल्की वे का मास एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कहीं ज्यादा है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये दोनों ही लाइनाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक इस सुपर क्लस्टर में इनके अलावा भी करीब 1.5 से 2 लाख बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं। पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास मौजूद गैलेक्सी है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी
करीब 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मिल्की वे की ओर बढ़ रही है। यानी कि वैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 4.5 बिलियन साल बाद ही ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगी, जिसके बाद ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मर्ज होकर मिल्कोमेडा नाम की एक नई गैलेक्सी का निर्माण करेंगी। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल एंड्रोमेडा गैलेक्सी ही ऐसी नहीं है जो फ्यूचर में मिल्की वे से टकराने वाली है, बल्कि एंड्रोमेडा के अलावा भी कई और ऐसी गैलेक्सीज हैं जो फ्यूचर में मिल्की वे से टकराकर तबाही मचाने वाली हैं। पर अभी तक की गई सभी रिसर्चेज में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर मिल्की वे से लगभग कंफर्म्ड है। तो क्या हमें डरना चाहिए और क्या इससे हमारे सोलर सिस्टम, पृथ्वी या इंसानों की जान को कोई खतरा है? तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों गैलेक्सीज के टकराव के दौरान आखिर इंसान कितने कैपेबल होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी। क्योंकि अगर आज के समय इन दोनों गैलेक्सीज की टक्कर हुई तो इसमें होने वाली तबाही के बीच शायद इंसान अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसा कि ये रिसर्च बताती है कि ये टक्कर आज से करीब 4.5 बिलियन साल बाद होगी, ऐसे में इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि इतने साल बीत जाने के बाद तो इंसान इतने कैपेबल होंगे ही कि वो इस तरह की किसी भी तबाही से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि तब तक शायद इंसानों के पास स्पेस में दूर तक तेजी से ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी होगी और शायद हम किसी एक प्लेनेट पर न रहकर एक मल्टी प्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। और हमारे लिए ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इन गैलेक्सीज के कोलिजन से ज्यादा परेशानी तो फ्यूचर में हमारा खुद का स्टार सन ही खड़ी करने वाला है। क्योंकि आज से करीब 4 बिलियन साल बाद तो सन खुद ही एक रेड सुपरजायंट स्टार में बदलकर अर्थ को अपने अंदर निगल लेगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल भी सूरज के इस दैत्य का रूप का शिकार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कोलिजन के बारे में सोचकर परेशान होने की बजाय अभी की समस्याएं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन पर काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इंसानों के लिए तो अभी यही है। और वैसे भी यूनिवर्स के पास ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने के अनगिनत तरीके हैं, क्योंकि अभी भी हम यूनिवर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। सन 2016 में लिखे गए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक तो इस नंबर को ट्रिलियन गैलेक्सीज तक भी मानते हैं। और ये हाल तो तब है जब हमने अभी तक यूनिवर्स के केवल एक बहुत ही छोटे हिस्से की बात की है। क्योंकि ये 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इस इनफाइनाइट दूरियों में फैले यूनिवर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। और अभी तक हमने जो भी खोजा है या फिर हम इस यूनिवर्स के बारे में जो भी जानते हैं वो केवल इस यूनिवर्स के इसी छोटे से हिस्से से मिली नॉलेज पर बेस्ड है। ये कुछ वैसा ही है जैसे समुद्र से एक बाल्टी पानी भरकर उसमें मछलियों को गिनना और फिर उसके बेस पर यह तय करना कि पूरे समुद्र में कौन कौन सी और कितनी मछलियां हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।